तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स की 10वीं क्लास लेके आए हैं। कौन सी क्लास लेके आए हैं? 10वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमने आज क्या किया है, प्रकाश को ही आगे बढ़ाएंगे हम। प्रकाश को हमने आगे बढ़ाते हुए हम दर्पण तक पहुंच गए हैं, मिरर तक पहुंच गए हैं। हम पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, पूरे गुण पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण पढ़ चुके हैं, विवर्तन पढ़ चुके हैं, इसके साथ ही प्रकीर्णन पढ़ चुके हैं। साथ में इसके वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमने जो चुना है टॉपिक हमारा है दर्पण। डायरेक्टली दर्पण और प्रतिबिंब निर्माण हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा प्रकाश का लाइट का तीसरा टॉपिक है, तीसरी क्लास है और तीसरा टॉपिक है। तो चलिए हम देख लें पहले कि ये सिलेबस में हमारी कहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस में अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में कहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे दिया हुआ है दर्पण। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है दर्पण। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिबिंब निर्माण। ये हमें दर्पण और प्रतिबिंब निर्माण आज पढ़ना है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, लेंस और लेंस का प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में दर्पण और दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण, और कल की क्लास में लेंस और लेंस का प्रतिबिंब निर्माण। तो हम चलिए आज स्टार्ट करते हैं दर्पण। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना है कि दर्पण होता क्या है। दर्पण होता क्या है? दर्पण वह होता है, मान लीजिए दर्पण वह होता है कि जैसे ये दर्पण आपको एक दिख रहा है, ये है समतल दर्पण, ये है गोलीय दर्पण, ये है पर्यावलयाकार दर्पण। ये तीन दर्पण आपको दिख रहे होंगे। मान लीजिए मैं डेफिनेशन बनाने के लिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से आई, क्या होती है, कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से आई और वह उसमें आके वह उसका संपूर्ण किरण क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है ना। संपूर्ण प्रकाश किरणों को, मतलब एक हिसाब से देखें तो कोई भी किरण यहाँ से आई और इसको यहाँ से परावर्तित कर दिया, ये होता है दर्पण। दर्पण की डेफिनेशन भी यही बनेगी कि आप अगर यहाँ पे देखें तो उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, वही होता है दर्पण। अपने पर आपतित कोई भी प्रकाश किरण उस पर आ रही है तो वो क्या करेगी, अपने आप को परावर्तित कर देगा, अपने पर आपतित पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देगा। आपने एक आईना देखा होगा, आईना को कभी आप देखना, निकालना, उसके पीछे कुछ चीज़ का लेप होता है, किसी चीज़ की पुताई होती है उसके पीछे। तो वो जनरली अगर देखा जाए तो वो जो पुताई होती है वो टिन और मरकरी के यौगिकों से किया जाता है। क्या किया जाता है? टिन और मरकरी के यौगिकों से। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि यौगिकों का लेप करके दर्पण बनाया जाता है, टिन और मरकरी। आपसे पूछ लेगा कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज़ का किया जाता है? टिन व मरकरी का प्रयोग किया जाता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। आपको यहाँ मैंने डायग्राम दिखा दिया है, ये हुआ समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर। यहाँ पे आपको पूरा प्लेन दिख रहा होगा, जिसका तल एकदम समतल हो, जिसका तल एकदम समतल हो, क्या होगा? समतल दर्पण। जिसका तल गोलीय हो, वो क्या होगा? गोलीय दर्पण। जिसका तल परवलयाकार हो, पैराबोलिक हो, वो क्या होगा? परवलयाकार दर्पण। आप देख लीजिए, जिसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है, जिसका परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्ती पृष्ठ परवलयाकार होता है, ये क्या होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। आप लिख लेंगे 5 नंबर में, अगर आपसे आता है कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार बताइए, तो आप डायरेक्टली इसको लिख लेंगे मेरे हिसाब से कि दर्पण क्या होता है, अपने पर आपतित पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दूसरी चीज़, इसमें हम टिन और मरकरी का लेप करते हैं। तीसरी चीज़, इसके प्रकार तीन प्रकार होते हैं, समतल, गोरी और परावर्तक। तीनों को आप समझा दीजिए, 5 नंबर एकदम परफेक्ट। आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम आगे देखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है। हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ना है, पहले प्रतिबिंब होता क्या है ये तो पढ़ लें। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, दर्पण है। क्या है? ये एक अवतल दर्पण है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी, ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य। ये सब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पूरी कि होता क्या है। ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई, कोई प्रकाश किरण मान लीजिए अनंत से, इन्फिनिटी से आती हुई फोकस से निकल गई। हम ये सब पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण में। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है तो एकदम हेडेक नहीं लीजिएगा कि भैया हमसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब, पहले हम जान लें कि प्रतिबिंब होता क्या है। पहले इतना बस जान करके, कोई एक बिंदु से कोई प्रकाश किरण आती है और वह परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, इतना पता होना चाहिए। पहली चीज़ हमने दर्पण में पढ़ लिया है। दूसरी किरण भी क्या होती है, दूसरी किरण भी यहाँ से आई और वो भी वापस लौट गई। क्या हो गई? वापस लौट गई। तो ये दोनों किरणें जहाँ पे मिली ना, जिस बिंदु पर मिली, कहाँ पे? जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिली उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। जिस पॉइंट पे ये दोनों बिंदु मिली, दोनों किरणें मिली, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, ये एकदम लॉजिक सेट करके रखिएगा। कोई भी प्रतिबिंब अगर बनाना है तो 2 किरणों को हमको गुजारना पड़ेगा। 2 किरणें से ज़्यादा नहीं लगेंगी, 3 किरणें नहीं लगती, 2 किरण से प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है।
ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसा है, जब तब हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, कि जब कोई प्रकाश किरणें, दो किरणें किसी बिंदु से आती हैं और परावर्तित होकर गुजर जाती हैं, तो जहाँ पे वो दोनों किरणें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लो। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसी पॉइंट से गुजर जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आती हुई प्रतीत हो रही हैं और कैसे जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो उस बिंदु का क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, डन। ये हो गया प्रतिबिंब। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब आते हैं हम आगे। आगे अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब में सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 किरणों का ही लेना ही पर्याप्त होता है। 2 किरणों से प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। क्या होता है, 2 किरणों से प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो आपको एक ये मान लीजिए ये दर्पण दिख रहा है, ये दर्पण दिख रहा है। तो दर्पण के अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में हमेशा वास्तविक बनता है, मतलब रियल बनता है। और अगर राइट साइड में देखें तो ये हमेशा कौन सा बनता है, ये हमेशा आभासी बनता है, मतलब वर्चुअल बनता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको देख के रखना है कि ये हमेशा 2 ही होंगे। मतलब अगर लेफ्ट साइड में बनता है तो हमेशा क्या होगा, रियल इमेज होगी, वास्तविक इमेज होगी। लेकिन अगर राइट साइड में बनता है तो हमेशा क्या होगा, आभासी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, तो अब इनमें फ़र्क क्या होता है, होता क्या है, क्या होता है कि जब कोई बिंदु होती है, मतलब कोई मान लीजिए कोई बिंदु से वस्तु, यहाँ से मान लीजिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से कोई वस्तु आती है, वस्तु से किरण आती है, प्रकाश किरण आती है, और वो परावर्तित होकर क्या है, बाहर निकल जाती है, परावर्तित होकर बाहर हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि जब कोई बिंदु परावर्तन के पश्चात किसी से पॉइंट से गुजरती है, किसी पॉइंट से गुजरती है, होकर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक किरण आई और ये होकर निकल गई। आपको पता है कि एक पॉइंट है और यहाँ से एक किरण आई और यहाँ परावर्तित होकर ये गुजर गई। तो मतलब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक किरण आ रही है और इससे गुजर जा रही है। वो क्या होगा, प्रकाश का आभासी प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ोगे कि जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है, प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। आपको यहाँ समझ में आ गया, होकर जाती है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है, इससे निकल गई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि आती हुई नजर आती है, आती हुई प्रतीत होती है कि वहाँ से आ रही है किरण, वहाँ से आ रही है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि यहाँ से मान लीजिए किरण से वस्तु से आई, लेकिन ये परावर्तित हो गई, यहाँ से भी ये आई और यहाँ से ये परावर्तित हो गई। क्या ये दोनों आगे चल के कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। आभासी प्रतिबिंब में हमेशा होता है कि जब आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब आगे चल के दोनों परावर्तित किरणें कभी मिले ही ना। ठीक है, कभी नहीं मिलती। इसलिए क्या होता है कि इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। आपको ये बताया मैंने, राइट साइड में हमेशा आभासी बनेगा। ठीक है, जब ये एक पॉइंट पे मिलते हैं तो ये आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है, यहाँ से 2 किरणें आ रही हैं। क्या हो रहा है, 2 किरणें आ रही हैं। हम अपने पॉइंट से देखें तो आपको वहाँ से दिखा कि भाई ये 2 किरणें वहाँ से आ रही हैं, इसलिए क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। उस बिंदु से होकर गुजर गई, वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आती हुई नजर आ रही है वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, डन। ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब क्या होता है कि दोनों में अगर डिफरेंस देखें, वास्तविक और आभासी में डिफरेंस देखें, तो क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, होकर प्रकाश किरणें गुजरती हैं, हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसमें हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, इस तरफ ही बनेगा, ऊपर कभी नहीं बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, ये ऊपर कभी नहीं बनेगी, ये हमेशा क्या होगी, नीचे बनेगी। तो मतलब ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव उल्टा बनता है। ये क्या होता है, हमेशा ऊपर बनेगी, आपको यहाँ दिख रही है, हमेशा ऊपर बनेगी। तो ये क्या होगा, सदैव सीधा होगा। ये पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आभासी होता है, मतलब हमें दिखता नहीं है, काल्पनिक होता है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 3 डिफरेंस हो गए आपके। मतलब अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है, 11 नंबर में पूछता है, तो आप भरपूर इसको लिख सकते हैं। प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, दोनों प्रतिबिंबों में अंतर क्या है, आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है हमारे टॉपिक में, तो आगे दिया हुआ है कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं कैसे कि हमने जैसे बताया कि फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के अलावा वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र होती है, फोकल लेंथ होता है, फोकल प्लेन होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है।
मान लीजिए आपको मैं बता दूं, आपको एक डायग्राम बनाता हूं मैं, देखिए डायग्राम देखिएगा, यहाँ नहीं नीचे बना दे रहा हूँ। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, या आप कांच की बॉल ले लो, कांच का कोई एक गोल हिस्सा ले लो। हमने क्या किया कि उसको हिस्से से इतना भाग कट कर दिया। क्या किया? इतना भाग हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, इतना भाग हमने इसको अलग कर दिया काट के। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि इसका एक सेंटर होगा, सर्कल का एक सेंटर होगा। ओके, इस सेंटर को हम इससे जोड़ दें। क्या कर दिया? सेंटर को हमने एक डायामीटर हमने एक डायामीटर खींच दिया। ये हमारा एक पूरा डायामीटर है, ठीक है। इसकी ये त्रिज्या हो गई, आपको समझ में आ रही होगी, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। हमने इतनी चीज़ पहले कर ली। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। आप अगर देखिए, इसका एक सेंटर होता है सर्कल का, जो गोला है या जो बॉल है जिससे हमने दर्पण को काटा है, जिससे हमने मिरर को काटा है, उसका जो केंद्र होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। आपको ये डेफिनेशन दिख जाएगी। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। पहला टॉपिक कवर, पहली डेफिनेशन कवर, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। जो गोले का भाग, गोले का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। दूसरा अगर देखें हम, तो दूसरा टॉपिक क्या बनता है इसमें कि अगर एक चीज़ बताइए कि जो दर्पण हमने काटा, क्या किया? हमने दर्पण काटा, ये दर्पण हमने काटा, इसका भी कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई सेंटर यहीं होगा, आपको पता है ये सेंटर होगा इसका। ओके, ये जो दिखता है, ये सेंटर जो होता है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको हम पी से डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? पी से डोनेट करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, पोलर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ध्रुव। दूसरा टॉपिक कवर, जो गोली दर्पण हम काटते हैं, क्या करते हैं? जो गोली दर्पण हम काटते हैं उसका सेंटर, गोली दर्पण का सेंटर क्या होता है? ध्रुव होता है, पी होता है, ठीक है, डन है। तीसरी टॉपिक अगर देखें तो इनके बीच की दूरी डायरेक्टली निकाल लें। इनके बीच की दूरी क्या है? आप सेंटर देखें, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी मतलब ध्रुव देखें, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें हम डायरेक्टली ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बता दें डायरेक्टली, या फिर ये बता दें कि जो सर्कल है उसकी त्रिज्या, जो सर्कल है उसकी रेडियस, उसको भी हम वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। 3 डेफिनेशन हमारी इस डायग्राम में कवर हो गई। चौथी डेफिनेशन अगर देखें तो हमने जो दर्पण काटा, ये जो दर्पण हमारा दिख रहा है, ये दर्पण हमने काटा। दर्पण का जो ये हिस्सा है, कौन सा? ये हिस्सा दिख रहा है, और एक दिख रहा है आपको, एक ये हिस्सा दिख रहा है और एक ये हिस्सा दिख रहा है। इन दोनों हिस्सों को हमने क्या किया? ये मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। ये हिस्सा हमने मिला दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे द्वारक, इसको बोलेंगे एपर्चर। गोली दर्पण का जो भाग दोनों हिस्सों को मिलाने पर वृत्तीय नेमी बोलते हैं, इसको सर्कुलर रिम बोलते हैं। उनको हम दोनों को मिला दें, अगर व्यास को बोल दें, मतलब ये डायमीटर, इसका डायमीटर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपर्चर, द्वारक, ठीक है। ये हमारी 4 डेफिनेशन कवर हो गई। अब हम जो देखते हैं यहाँ, पी हमने देखा था, और ये मतलब एक हिसाब से सर्कल का जो पूरा डायमीटर होता है, क्या होता है? सर्कल का पूरा डायमीटर होता है, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस। क्या? सॉरी, प्रिंसिपल अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा वाला भाग, मतलब जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है सेंटर से, उसको हम बोलते हैं वक्रता मुख्य अक्ष, ठीक है। ओके, डन। अब क्या होता है कि जब 2 टॉपिक और आपके, ये देखिए, वक्रता केंद्र आपका कवर हो गया, ये वक्रता केंद्र आपका कवर हो गया, वक्रता त्रिज्या आपकी कवर हो गई, मुख्य अक्ष आपका कवर हो गया, द्वारक आपका कवर हो गया, मुख्य फोकस आपका कवर हो गया। मुख्य फोकस आपका कवर नहीं हुआ अभी। 4 डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ लिया, पोलर भी पढ़ लिया, ध्रुव भी पढ़ लिया। अब मुख्य अक्ष दिख रहा होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये डायग्राम, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आती है और वो अपने स्थान से, आपने पढ़ा कि दर्पण से हमेशा परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जब परावर्तित हो जाती है तो ये एक स्थान से गुजरती है, ये एक स्थान से गुजरती है, ये आपको पता है। दूसरी भी किरण आई, यहाँ से आके परावर्तित हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मुख्य अक्ष होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके समानांतर कोई किरण आती है, तो जो किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको फोकस बोलेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में इसी में क्या होगा कि हमें जाती हुई प्रतीत होगी। क्या हो गया? जाती हुई प्रतीत होगी। क्या हो गया? जाती हुई प्रतीत होगी। हम पीछे यहाँ पे मिलाएंगे जब यहाँ आके, तो हम क्या हो जाएगा? वो इसका फोकस हो जाएगा। तो ये फोकस क्या होगा? जिस बिंदु पर कोई समानांतर किरण चल रही है, वो किसी बिंदु पे आके जब मिलती है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आके मिलती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस दूरी अगर देखा जाए तो फोकस से पोलर तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी, डन। फोकस तल, इसमें एक काल्पनिक तल होता है।
प्लेन जो होता है इसमें एक काल्पनिक होता है, ऐसे कुछ होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो एक काल्पनिक होता है, ठीक है, एक हिसाब से इमेजिनरी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोकस तल, फोकल प्लेन। ये हमारी पूरी डेफिनेशंस कवर हो गई। अब आते हैं हम आगे। आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या पूछा है हमसे, आगे अगर देखा जाए तो हमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। हमारे टॉपिक में एकदम बेहतरीन तरीके से अलग से दिया हुआ है कि आप प्रतिबिंब निर्माण बताइए कैसे होता है, हम ये पढ़ेंगे। पहली चीज़ इसके लिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। क्या याद रखनी होंगी? 3 चीज़ें सिर्फ याद रखनी होंगी, हम आगे भी पढ़ चुके हैं जो चीज़ें। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई अगर समानांतर किरण आ रही है, एकदम बराबरी से मुख्य अक्ष के बिल्कुल बराबरी से आ रही है किरण, वो हमेशा क्या होगी? फोकस से गुजरेगी। पहली चीज़ हमेशा क्या होगी? हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, वो क्या होगी? हमेशा फोकस से गुजरेगी। यही तो होती है फोकस दूरी, यही तो होता है फोकस अक्ष, फोकस एक्सिस, यही होता है ना। ओके, ये हमेशा कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। पहला नियम, ठीक है। क्या हो गया? पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम यही होता है कि अगर कोई भी किरण है, कोई भी किरण है, मान लीजिए यहाँ हमने वक्रता केंद्र पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा। क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमेशा गोली दर्पण का बिल्कुल गोला का बिल्कुल सेंटर। वहाँ से कोई दूसरा नियम ये बोलता है कि वहाँ से कोई अगर किरण आती है, क्या होती है? वहाँ से अगर कोई किरण आती है तो वो अपनी दिशा में वापस लौट जाती है। मान लीजिए यहाँ से आई और यहीं से वक्रता केंद्र से ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है उसी स्थान से। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरे नियम के लिए तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई किरण, ये फोकस है, ये फोकस है, अगर कोई किरण फोकस से आती है, क्या होता है? अगर कोई किरण फोकस से आती है तो वो हमेशा क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। मतलब एक हिसाब से पहले नियम का उल्टा, जब कोई किरण समानांतर आती है तो वो फोकस से निकल जाती है, और जब कोई किरण फोकस से आती है तो वो समानांतर निकल जाती है, ठीक है। ये 3 नियम आपको हमेशा याद रखना है अगर कोई भी चीज़ का प्रतिबिंब निर्माण करना है तो 3 नियम आपको याद ही रखना है। अब 3 नियम इसमें हम देखें अगर, तो 3 नियम आगे हम 3 नियम को लागू करके प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे कि कैसे निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इनका निर्माण करेंगे। अब इसको हम एक बार पढ़ लें। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में वो गुजर जाती है, अवतल दर्पण में हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक और आभासी में। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये दूसरा नियम बोलता है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। ये आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ओके। तीसरा नियम बोलता है कि जब कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो फोकस की दिशा में जाती हुई आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस हो जाती है। ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। ये तीनों नियम आपके हमेशा याद रखना है। अगर कोई भी निर्माण करना है, प्रतिबिंब निर्माण का करना है हमें, तो उसके लिए हमें ये 3 नियम लागू करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि अगर हम कोई प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो हमें सिर्फ कोई 2 नियम लगाना है। कौन से नियम? सिर्फ कोई 2 नियम। अगर हमने 2 नियम लगा लिए, सिर्फ 2 नियम लगाना है, अगर हमने 2 नियम लगा लिए तो 2 नियम में प्रतिबिंब बन जाएगा। 3 नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 नियम अगर बना लिए हमने कि 2 नियम, एक नियम लगा दिया हमने कि मान लीजिए समानांतर आ रही है और फोकस से निकल जा रही है, और वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से निकल जा रही है, फोकस से आ रही है, अब समानांतर निकल जा रही है। कोई 2 नियम लगाना है, या एक नियम को 2 बार लगा सकते हैं। तो 2 नियम लगा के हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब निर्माण में। प्रतिबिंब निर्माण में अगर आए तो प्रतिबिंब निर्माण अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट जो बनता है, मान लीजिए कोई वस्तु इन्फिनिटी पे है। ये हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, ये हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे एक ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब एक चीज़ बताइए, ये हमारा दर्पण है, हमने 3 नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, कोई इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे वस्तु रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है, हमने 3 नियम पढ़े। पहला नियम हम लगा दें, कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और वो फोकस से गुजर जाती है। ये हमने क्या लगा दिया? प्रथम नियम लगा दिया, इसमें पहला नियम लगा दिया, ठीक है। दूसरा नियम अगर देखा जाए तो दूसरा नियम क्या बोलता था हमारा कि अगर वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट कभी प्रतिबिंब तभी तो बनेगा जब 2 पॉइंट, 2 किरणें मिलेंगी। क्या होगा? 2 किरणें जब मिलेंगी, जब 2 किरणें हमें मिलाना आवश्यक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 किरणें कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम क्या हो गया? इसमें फेल हो गया। तीसरा नियम क्या देखें तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि इसी से आए और इसी से वापस लौट जाए।
क्या बोल रहा है, इसी से आए और इसी से वापस लौट जाए। तो इसके लिए हम ये नियम लगा तो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका नियम हम ये लगा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इसमें लगाएंगे क्योंकि ये अपोजिट नियम हो जाएगा। ये देखिए, ये नियम हम लगाएं कि मान लीजिए फोकस से आया और समानांतर वापस लौट गई, यहाँ से हो गई, लेकिन एक पॉइंट से थोड़े ना होगा, एक पॉइंट से कभी नहीं होगा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो हम पहले नियम को 2 बार लगाएं, पहले नियम को 2 बार लगा दें तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा बीच में, 2 किरणें जो बीच में मिल रही हैं, ये 2 किरणें बीच में मिल गई, तो यही प्रतिबिंब बना है हमारा। इसमें कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस पे बन रहा है, एकदम फोकस पे, एग्जैक्ट फोकस पे बन रहा है, पहली चीज। दूसरा, बिंदु आकार का बन रहा है, कोई इसका आकार नहीं है, बिंदु है, एकदम छोटी सी बिंदु है। वास्तविक बन रहा है, हमने जो पढ़ा रियल पढ़ा, इस साइड रियल बनता है और इस साइड वो बनता है वर्चुअल बनता है। तो रियल बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है और बिंदु के आकार का बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़ ली। अब एक चीज़ और याद रखना है कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा पहला प्रतिबिंब निर्माण खत्म। अगर वस्तु अनंत पे है तो वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, पॉइंट पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और अगर देखा जाए तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा। दूसरा नियम बोलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखी हुई है वस्तु, अनंत पे नहीं, हमें दिख रही है इस बार वस्तु। बस ये याद रखना कि सेंटर पे नहीं है, ये वक्रता केंद्र दिख रहा है, और ये अनंत पे नहीं है, ये हमारा एक निश्चित स्थान इस बार तय है, यहाँ पे रखी हुई है, एक निश्चित स्थान इस बार तय है। तो अब एक हिसाब से देखिए कि मान लीजिए हमने पहला नियम लगाया, पहला नियम हमने लगाया कि मान लीजिए पहले नियम में ये वस्तु का किरण गई और पहले नियम में ये फोकस से होके क्या हो गई, फोकस से होके गुजर गई, ये पहला नियम लगाया। ठीक है, हमें इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, और हमें वस्तु का स्थान भी पता है, अनंत पर नहीं है, ये याद रखना, अनंत पर नहीं है वस्तु, हमें पता है कि ये ए पॉइंट पर वस्तु रखी हुई है, ए बी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस बार हमें पता है, तो हमने क्या किया, दूसरा नियम अगर लगाएं तो दूसरे नियम में अगर देखें तो वक्रता केंद्र से गुजरवा दें, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से ही वापस हो गई। क्या दोनों किरणें मिली, क्या दोनों किरणें मिली, यस, दोनों किरणें मिली। तो जो दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब बना ना, ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना, यही तो होगा प्रतिबिंब। अब इसमें देखें अगर तो ये प्रतिबिंब अगर देखिए आप, तो पहली चीज़ तो वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु का उल्टा दिख रहा है, वस्तु का उल्टा दिख रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, मतलब रियल इमेज, वास्तविक इमेज। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये देखना है जरूर कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब आप इसका निर्माण करेंगे तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो वो अपने आप मैच करेगा, क्या होगा, अपने आप मैच करेगा। तो यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रतिबिंब निर्माण खत्म। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरे पे अगर देखें तो तीसरे पे क्या बोल रहा है, तीसरे पे बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, मान लीजिए हमने ये डायग्राम बनाया, हम डायग्राम इस बार खुद से बना रहे हैं, ये डायग्राम बनाया हमने और यहाँ हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, मुख्य अक्ष खींच दिया। मान लीजिए यहाँ पे एकदम ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है। क्या एक चीज़ बताइए, आप पहला नियम आप लगा दोगे, पहला नियम लगा दिया आपने कि केंद्र से समानांतर गई और फोकस से गुजर गई, ये आपने पहला नियम लगा दिया, ये हमारा हो गया फोकस। क्या आप दूसरा नियम इसमें लगा सकते हो, वक्रता केंद्र से ही निकाल सकते हो, कभी ऐसे निकलेगी किरण, कभी नहीं निकलेगी, आपको उसके लिए किरण को भेजना पड़ेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही रखी है वस्तु, तो वक्रता केंद्र से कैसे गुजर जाएगी। अब इसमें लगाएंगे हम तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब फोकस से गुजरती है तो फोकस से जाके ये फोकस से गए, फोकस से जाके समानांतर गुजर जाती है। क्या ये दोनों वस्तु कहीं पे मिलती हुई नजर दिख रही हैं, दोनों किरणें कहीं पे दोनों मिल रही हैं, दोनों जरूर मिल रही हैं, क्या हो रही हैं, जरूर मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, दोनों किरणें ये मिल रही हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरी चीज वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, रियल बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु वक्र केंद्र पर ही बनेगा। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा अगर देखें तो चौथा क्या बोलता है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। ये वक्रता केंद्र दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, और ये फोकस दिख रहा है। पहला नियम हमने लगा दिया कि ये वक्रता केंद्र से गई, ये समानांतर गई और फोकस से होकर गुजर गई, पहला नियम लग गया हमारा, ये गुजर गई। दूसरा नियम अगर हम लगाएं तो दूसरे नियम में अगर हम यहाँ देखें तो क्या वक्रता केंद्र से, अगर हम वक्रता केंद्र से गुजरवाएं तो कोई ये कुछ असर पड़ेगा इसमें, कुछ असर पड़ेगा इसमें, अगर हम वक्रता केंद्र से गुजरवाएं तो
वक्रता केंद्र से हम मान लीजिए गुजरवा दें तो उसी से आएगी। पहली चीज़ तो वक्रता केंद्र से यहाँ से हम भेज ही नहीं सकते। आप ये देखिए क्या टकराएगी वहाँ जाके, टकरा के कैसे वापस लौटेगी। दूसरा नियम इसमें फॉलो हो ही नहीं सकता, दूसरा नियम इसमें फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्रता केंद्र से आप बता दीजिए, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए उल्टा भेज दें तो ऊपर प्रतिबिंब बन नहीं सकता है। अगर हम इस तरह टकराएं, यहाँ से भेजें तो क्या यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा? यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसका रीज़न ये है कि प्रतिबिंब इसलिए नहीं बनेगा कि मान लीजिए ये एकदम सट गई आके यहाँ पे, वस्तु तो यहीं पे रखी हुई है ना, वस्तु यहीं पे रखी हुई है, ठीक है। और सबसे बाद वाली चीज़ तो वस्तु के बाद में वक्रता केंद्र है, ये सब तो छोड़िए, वस्तु के बाद में वक्रता केंद्र है, इसलिए आप यहाँ से किरण गुजार ही नहीं सकते। आपको तीसरा नियम यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जब वस्तु सीधे फोकस से गुजर गई और फोकस से परावर्तित हो गई, यहाँ पे जो जहाँ जाके मिली दोनों किरणें, यहाँ पे बन गया पीछे प्रतिबिंब। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है पहली चीज़। दूसरी चीज़ उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, ये बन कहाँ पे रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। तो ये हमारे हो गए चार प्रतिबिंब निर्माण हो गए हमारे। अब आते हैं हम पाँचवें में। पाँचवा क्या बोलता है? पाँचवा यही बोलता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, क्या हो? जब वस्तु फोकस पर हो। तो फोकस पर जब वस्तु होगी तो क्या फोकस से फोकस पर गुजार सकते हो? तीसरा नियम पहले ही फेल हो गया, तीसरा नियम पहले ही फेल हो गया। जब तीसरा नियम फेल हो गया तो पहला नियम हमने लगाया, अब हमें दो नियम तो चाहिए ही चाहिए। कितने नियम चाहिए? दो नियम चाहिए। जब दो नियम चाहिए तो तीसरा नियम जब फेल हो गया तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगातार लगाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वस्तु और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आई वस्तु। तो ये अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ से कहीं से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मिलेंगे जाके बाहर। क्या होंगे? एक टाइम के बाद ये जाके बाहर मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, रियल वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरी चीज़, वस्तु से बड़ा बन रहा है और अनंत पर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रतिबिंब, अगर फोकस पे है। कहाँ पे है? अगर फोकस पे है। मैंने प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया बताई है, ये समझाने वाली चीज़ें होती हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। कि आप तो 3 बार डायग्राम बनाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि कैसे निर्माण हो रहा है। 3 नियम लगाना है, तीन किरणें को जानना है, जहाँ पे दोनों मैच कर जाए वो निर्माण हो गया। कई लोग रटवा देते हैं इसको, ये रटने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। ये हो गए 5। अब आते हैं छठवें में। छठवां अगर देखें तो छठवां देखने को मिल रहा है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मतलब बहुत नज़दीक आ चुकी है वस्तु, बहुत नज़दीक आ चुकी है। जितने नज़दीक आप आते जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता जाएगा। नज़दीक आओगे बड़ा बनेगा, नज़दीक आओगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है, जितना नज़दीक आओगे वस्तु बड़ी होती जाएगी। आपने सबसे पहले पढ़ा बिंदु, फिर उसके बाद पढ़ा थोड़ा सा बड़ा, उससे छोटा, मतलब वस्तु से छोटा रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा थोड़ा सा, फिर बराबर पे आ गए, फिर बड़े पे आ गए, अनंत पे, अब और बड़े पे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक चीज़ बताइए, पहला नियम हमने लगा दिया, फोकस से गुजार दिया हमने, ये फोकस से गुजरेगी, इसमें दिख नहीं रहा है, ये फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। दूसरा नियम यहाँ से फेल हो जाएगा क्योंकि फोकस से आएगी, फोकस समानांतर गुजरेगी तो कोई मैटर ही नहीं करता इसमें। पहली चीज़ तो दोनों किरण बराबर हो जाएंगी, कहाँ से मिल जाएंगी दोनों किरणें? फोकस से गुजर रही है, ये पॉइंट बराबर, मतलब बनेगा ही नहीं प्रतिबिंब इसमें। लगाएंगे अपन तीसरा नियम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आया, यहाँ पे किरणें दोनों पीछे मिलती हैं, ये याद रखिएगा। जो लास्ट वाला है फोकस और ध्रुव के बीच में है, ये क्या होता है कि पीछे जाने पर मिलती हैं दोनों किरणें, अनंत पर भी नहीं मिलती, यहाँ पे मिल रही हैं। और जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो हमेशा आभासी होगा। इसमें छठवें वाले नियम में क्या होगा? छठवें वाले में आभासी होगा, वर्चुअल होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इस तरफ बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिबिंब निर्माण खत्म हो गए। ये सारणी बनी हुई है, आप इस सारणी को एक बार रीड भी कर लेंगे तो बन जाएगा आपसे। सारणी को एक बार रीड भी कर लेंगे, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है इसको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है? हमने प्रतिबिंब निर्माण आराम से, दर्पण पढ़ दिया, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ दिया। मतलब ये हमारे मतलब प्रकाश का जो लाइट का टॉपिक है, ये लाइट का सबसे टफ टॉपिक देखने को मिलता है कि जल्दी समझ नहीं पाते लोग इसे, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। अब बचता है उत्तल दर्पण। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, उत्तल दर्पण के लिए आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। ये 3 चीज़ याद रख। अगर आपसे बोलता है प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण में, तो ये याद रखना कि हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना? और कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सदैव सीधा बनेगा, बस, और कुछ नहीं।
ये 3 चीज़ें याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया है हमारे में? आगे हमें देखने को जो मिल रहा है, आगे देखा जाए तो हमें इसमें मिल रहा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जनरली कोई नहीं पढ़ाता। दर्पण सूत्र अगर डेरिवेशन 11 नंबर में आ गया तो बहुत से लड़के इसमें मार खा जाएंगे। दर्पण सूत्र में अगर 11 नंबर में डायरेक्टली आपसे आ गया तो, लेकिन मैं आज आपको समझा रहा हूँ इसमें। दर्पण सूत्र में क्या है, आप एक चीज़ बताइए, दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है 1/f = 1/u + 1/v, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, यही होता है दर्पण सूत्र। मतलब एक हिसाब से देख रहे हैं, u जो है, v जो है, और जो f है, आपको f से समझ में आ रहा होगा ये फोकस दूरी है, ये फोकस की दूरी है। u जो आपको समझ में आ रहा होगा ये वस्तु की दूरी है, और v जो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब इमेज की दूरी है। ठीक है, ये 3 दूरियां हैं। इन तीनों के बीच में जो संबंध दर्शाने वाला समीकरण होता है, जो इक्वेशन होती है, वो होता है दर्पण सूत्र। किसी गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला समीकरण क्या होगा? दर्पण सूत्र होगा। इसको अगर हम समझें तो हम समझने के लिए हम ये डायग्राम दिख रहा है, हम एक डायग्राम और बनाते हैं। ये डायग्राम हमने बनाया अवतल दर्पण का। क्या बनाया? अवतल दर्पण का बनाया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ से हमने बना दिया मुख्य अक्ष। क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। ठीक है, हमने क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। अब इसके आगे अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट पे वस्तु रख दी, ये वस्तु हमारी रखी हुई है। ठीक है, हमने रख दी भैया। अब जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी है, हमने इस पर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। ये क्या होता है कि जब यहाँ से किरण जाती है तो ये फोकस से गुजरती है पहली। दूसरी क्या होती है कि वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आती है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बनता है वस्तु से छोटा। क्या बनता है? वस्तु से छोटा। ये बहुत ज़्यादा छोटा डायग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पे बनता है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, और ए डैश बी डैश हो गया इसका प्रतिबिंब। क्या हो गया? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। यहाँ पे देख लीजिए आप, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गई। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। ये हमने इमेजिनरी लाइन खींच दी। दोनों तरफ त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम दोनों को समरूप कर दें तो समरूप त्रिभुज हम पढ़ते हैं मैथ्स में, समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर दोनों को बराबर कर दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, बी डैश सी। ये फॉर्मूला बन जाता है। जो नीचे आधार होता है वो दोनों एक दूसरे के रेशियो में हो जाते हैं, जो इसके लंब होते हैं वो हाइपोटेन्यूस होते हैं, वो एक दूसरे के रेशियो में हो जाते हैं। ये हो गया समरूप त्रिभुज। इक्वेशन लगा दी समरूप त्रिभुज की। अब क्या होता है कि इसका भी लगा दें, हम इस वाले त्रिभुज की भी लगा दें इसी तरह, तो इसका भी सेम टू सेम निकल आया, दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को अगर हम बराबर कर दें, क्या करें? दोनों को अगर हम बराबर कर दें, क्या कर दें? दोनों को हम बराबर कर दें। अब एक चीज़ बताइए, क्या QP जो दिख रहा है आपको, ये QP दिख रहा है वो AB के बराबर नहीं है क्या? जो QP दिख रहा है वो AB के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। QP जो है वो AB के बिल्कुल बराबर है। हम QP की जगह AB रख सकते हैं। दोनों को हमने बराबर किया, दोनों की एक एक इक्वेशन निकल के आई, ये वाली, दोनों की एक एक इक्वेशन निकल के आई, हमने ये दोनों को निकाल लिया। ये BC अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू PF अपॉन FB डैश, ये 2 इक्वेशन निकल के आए। अब क्या दिख रहा है आपको? ये डायग्राम देखिए, ये BC दिख रहा है यहाँ पे। क्या BC की कोई डिस्टेंस है? वक्रता केंद्र से कोई वस्तु तक की कोई दूरी? हमें नहीं पता, हमें सिर्फ 3 चीज़ें पता हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। ये हमें सिर्फ 3 चीज़ें पता है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें BC अगर निकालना है, अगर हमें BC निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें BC के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पहली चीज़ तो पूरी दूरी, वस्तु की दूरी u क्या हो गई, B हो गई वस्तु की दूरी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वक्रता केंद्र तक दूरी है, वक्रता केंद्र तक दूरी है, उसको हम माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। वक्रता केंद्र की दूरी आपको बता दूं मैं, वक्रता केंद्र फोकस में जो संबंध होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में। वक्रता केंद्र फोकस का संबंध होता है 2f इक्वल्स टू, मतलब r इक्वल्स टू 2f। ये होता है इसका वक्रता केंद्र, इसका संबंध। मतलब r इक्वल्स टू देखते हैं तो 2f देखने को मिलता है। मतलब f इक्वल्स टू क्या होगा? f इक्वल्स टू क्या हो गया? r अपॉन f, r अपॉन 2। ठीक है, ये इसका संबंध होता है दोनों में। ठीक है, f इक्वल्स टू r अपॉन 2 देखने को मिलता है यहाँ पे हमको, r अपॉन 2 देखने को। ये स्लाइड में शायद लगाना भूल गया हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन जब भी मैंने इसमें बता दिया आपको कि दोनों में संबंध क्या होता है, 2f इक्वल्स टू r, फोकस 2 होता है और r एक वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और f इक्वल्स टू r/2 हो जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो वक्रता केंद्र से दूरी होती है जो, वो क्या होती है? r होती है। क्या होती है? r होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो लेफ्ट साइड में होंगे,
जो दर्पण के लेफ्ट साइड में इस साइड होंगे आपको देखने को मिलेंगे, जो इस साइड देखने को मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और इस साइड हमेशा पॉजिटिव होंगे। ऊपर जो होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे, नीचे क्या होंगे, हमेशा निगेटिव होंगे। ये 4 चीज़ें याद रखना है, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ये 4 चीज़ें याद करके रखना। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो आर दिख रहा है, आर की डिस्टेंस यहाँ से है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, पी बी माइनस पी सी कर दें, तो क्या हमारा ये बी सी निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। ये हमने कर दिया, पी बी माइनस पी सी निकल आया, बिल्कुल निकल आया। ठीक है, ये हमने बिल्कुल निकल आया, हमने निकाल दिया इसकी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हम देखने को मिलता है कि पी सी, अब हमें दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, दूसरी चीज़ दिख रही है बी डैश सी, बी डैश सी ये वाली। अब बी डैश सी में हमें क्या करना पड़ेगा, बी डैश सी में यही करना पड़ेगा कि बी डैश वस्तु, ये हमें हो गई कहाँ तक, प्रतिबिंब तक की दूरी, और ये हो गया वक्रता त्रिज्य की दूरी। तो पी सी माइनस पी बी डैश ये डायरेक्टली यहाँ से निकल आएगा। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने बोला कि लेफ्ट साइड में बन रहा है तो हमेशा निगेटिव, तो मतलब वस्तु की दूरी माइनस यू, वक्रता त्रिज्या माइनस आर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस आर, और प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, फोकस दूरी माइनस एफ। पुट कर दो वैल्यू। इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू आएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप मैथ्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये मेरे को अब ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हम इसको निकाल लेंगे। इक्वेशन आएगी, आर की वैल्यू हम रख देंगे 2f, और यहाँ से डायरेक्टली अगर हम यहाँ निकालें दोनों से UBF का भाग देंगे और हमारा ये दर्पण सूत्र कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। ये डेरिवेशन अगर पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा सकते हैं, बहुत ईजी वे में है, बहुत आसान है। आप इसका नोट्स मंगाएंगे तो मैं इसके नोट्स भी भेज दूँगा आपको। ठीक है, एक बार मैसेज कर लीजिएगा मेरे को टेलीग्राम पे, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे देखते हैं हम। तो उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र देखने को मिलता है। उत्तल दर्पण के लिए भी सेम टू सेम होता है, अलग नहीं होता है। इसका मैं आपको डायग्राम समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया दोनों त्रिभुज बराबर करके, इसमें भी वैसे ही करना है। मैं आपको त्रिभुज समझा दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ फोकस से एक दूरी आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये क्या हो रही है, उत्तल दर्पण से परावर्तित हो जा रही है। मतलब पीछे हटाने पर यहाँ पे देखें तो ये फोकस से गुजरती है, पीछे हटाने पर। ऐसे ही वक्रता केंद्र पर भी है, ऐसे ही वक्रता केंद्र पर भी देखने को मिलता है। ये कहाँ पे मिल रही हैं दोनों, यहाँ पे मिल रही हैं। मतलब इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वस्तु है तो यहाँ इसको बराबर हो सकता है, ये और ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल बराबर हो सकता है। तो इसमें 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज इसी के बीच में ये बन रहा है। इन 2 त्रिभुजों को आप बराबर कर दो, इससे आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा। ये मेरे समझाने लायक नहीं है, अब समझाने लायक नहीं है, क्योंकि मैं पहला वाला पढ़ा चुका हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहला वाला पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने त्रिभुज बता दिए कि ये त्रिभुज, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इनको आप बराबर कर दीजिए, इनको आप बराबर कर दीजिए, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा वक्रता केंद्र वाला, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको ये दिख रहे होंगे। ठीक है, डन। एक ये छोटा त्रिभुज, एक भी बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो गए, तो इनको आप बराबर कर देंगे, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं। बस एक चीज़ याद रखना, इसमें वैल्यू जो पुट करेंगे आप एफ वाली, तो इसमें प्लस में पुट करेंगे, क्योंकि ये आभासी राइट साइड में है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तय करेंगे, भी जो रखेंगे प्लस में रखेंगे, लेकिन यू जो रखेंगे वो हमेशा निगेटिव में रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में। ये चीज़ याद रखना, बस कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये पूछता है आपसे लीनियर मैग्निफिकेशन 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है और 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दर्पण में बना प्रतिबिंब की लंबाई, जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु की लंबाई, उनका अनुपात होता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, उनका अनुपात क्या होता है, रैखिक आवर्धन। क्या होता है, रैखिक आवर्धन। हम डायरेक्टली इसमें मेरे हिसाब से इतना ही पढ़ने आवश्यकता है, बाकी आप याद कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है अब याद करने की मेरे हिसाब से। बाकी इतना याद रख लो कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है वो होता है रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये हम दर्पण सूत्र में जो हमने एक इक्वेशन में पीछे दिखाई दे रहा हूँ, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ये वाली इक्वेशन। हमने इसमें P दूसरा, मतलब जो B और C हमने रखा है, A भी रखा है, उसने कुछ और रखा था बुक में, तो इस वजह से वो इसमें चेंज दिख रहा है। बाकी ये वाली इक्वेशन में आप डायरेक्टली पुट करोगे
डायरेक्टली पुट इसमें कर दोगे आप, तो आप यहाँ से ये निकाल ले जाओगे रैखिक आवर्धन। ठीक है, ये रैखिक आवर्धन डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे। प्रतिबिंब की दूरी ये है a डैश b डैश माइनस आई, ओ वस्तु हो गया, माइनस भी प्रतिबिंब तक की दूरी और माइनस यू वस्तु तक की दूरी। आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया रैखिक आवर्धन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है संयुग्मी फोकस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेटेड फोकी। ठीक है, तो फोकस जो दिया है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये होता है दर्पण सूत्र। आपने पढ़ लिया क्या होता है, दर्पण सूत्र हो गया। अगर हम एक चीज़ बताइए, हम भी की जगह पे यू रखें या यू की जगह पे भी रखें, इसमें कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। क्या होगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि साइन वगैरह सब सेम है। यही होता है संयुग्मी फोकस। आप इसको पढ़ें, यू और भी के मान को आपस में बदल देने पर एफ के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि वस्तु को यू दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब भी दूरी पर बनेगा, और अगर भी दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब यू पर बनेगा। यही होता है संयुग्मी फोकस। ठीक है, यही होता है जब वो एक दूसरे से चेंज ही नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। क्या होता है? उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और जैसे ही हमने दूसरे बिंदु पर रखा उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन गया। ये होता है संयुग्मी फोकस। ठीक है, डन। संयुग्मी फोकस समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? नेक्स्ट टॉपिक आपसे बोल रहा है, आप क्या बताइए हमें, आप बताइए हमें उपयोग। उपयोग हर व्यक्ति जानता है। दर्पण का उपयोग किस चीज़ में होता है? हर व्यक्ति जानता है। दर्पण जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आपने देखा होगा मोटरसाइकिल हो गया, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो नॉर्मल हमारा होता है, ग्लास होता है, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं जिसको देख के, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं नाक कान वगैरह की जांच करने के लिए, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई, ये सब चीज़ें इसके उपयोग होता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शायद बताना भी नहीं चाहिए मेरे को, हर एक व्यक्ति को ये चीज़ पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दर्पण पूरी तरह से ख़त्म। क्या हो गया? दर्पण पूरी तरह से ख़त्म। कल की क्लास में हम इसको लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगर पसंद आया हो, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डीप में कहीं नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। हमने 10वीं क्लास फिजिक्स की आज कंप्लीट कर ली। इसी तरह हम 4 5 6 क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी और हम पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। 15 16 क्लास में हम पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।